भगवान ना करे किसी एक आदमी के साथ दुर्घटना हो जाए जो उस किताबों में नहीं है। वो डरते रहते हैं यार, कोई डिपार्टमेंट ना आ जाए, कोई कंप्लाइंसेस के लिए कोई इंस्पेक्टर ना आ जाए। लाला जी क्या करते हैं कि अपनी कंपनी में रिकॉर्ड तो रखते हैं 9 लोगों का, तो क्या लफड़ा पड़ सकता है उनकी लाइफ में, भुगतान करना पड़ जाएगा और कितना हरासमेंट उनका हो जाएगा जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं। उस एम्प्लॉय को और उसकी डिपेंडेंट फैमिली को हॉस्पिटलाइजेशन, और अगर एम्प्लॉय के काम करते वक्त दुर्घटना हो जाए, अमित जी करोड़ों रुपए के इलाज, बहुत मात्र क्या कंट्रीब्यूशन दिया होगा उसने। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं लेजेंड्स ऑफ नेशन के इस पॉडकास्ट में। और हर बार आप जानते हैं कि हम ऐसे सेलिब्रिटी गेस्ट से बात करते हैं जिससे आप अपनी लाइफ में वैल्यू एडिशन करके ग्रोथ की ओर निरंतर अग्रसर रहते हैं। तो आज हमारे साथ में आशीष बंसल जी, जो लेबर लॉ एडवाइज़र हैं, साथ साथ फाउंडर एंड CEO हैं लेबर लॉ इंडिया के। 35 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा की इनकी टीम है, 25 साल का एक्सपीरियंस है, पीतमपुरा बेस्ड हैं और आज इंडिया के जाने माने कॉर्पोरेट हाउसेज, बिजनेस ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ काम करते हैं। तो आशीष सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। आशीष जी, आज जो मैं देखिए जर्नली क्या होता है, जब हम पॉडकास्ट करते हैं ना तो चीज़ों को जर्नल बातें करते हैं, पर आपका पॉडकास्ट करने के लिए स्पेशली मैंने नोट्स बनाए हैं। एक एक वो पॉइंट जो एक व्यापारी के लिए काम का हो सकता है मैंने लिख लिया है, ताकि एक भी चीज़ स्किप ना हो जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी सभी प्रश्नों का सरलता से आंसर देने का, ताकि आपके ऑडियंस को एक एक प्रश्न आराम से समझ आए। जी, तो आशीष जी, जो आज मैं प्रश्न पूछने वाला हूँ वो उन सभी बिजनेस ओनर का है जो लाइफ में अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर चुके हैं या करने की कगार पे हैं, लेकिन वो डरते रहते हैं यार, कोई डिपार्टमेंट ना आ जाए, कोई कंप्लाइंसेस के लिए कोई इंस्पेक्टर ना आ जाए। इस चक्कर में ना वो अपनी ग्रोथ को रोक लेते हैं। जैसे एक बात बोलूँ कि अगर आपको गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट करना है तो आपके पास ESI फैसिलिटी आपके एम्प्लॉयज़ के लिए होनी चाहिए। आप बोल तो देते हो मेरी इतनी करोड़ की टर्नओवर है, पता कहते हो 5 एम्प्लॉय से हो जाती होगी वो। तो सबसे पहला मेरा जो प्रश्न है एक स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर के लिए है कि उसको ऐसा लगता है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय मिनिमम हो जाएं तब मेरे ऊपर सारे कंप्लाइंसेस आएंगे लेबर से रिलेटेड। करेक्ट। तो अमित जी, अगर आपके पास एक भी एम्प्लॉय है तो लेबर लॉ तो उसी दिन लग गया। कैसे? लेबर लॉ लेबर से निकलता है। अगर आपके पास एक एम्प्लॉय है तो उसी दिन आपको उसको अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा। हाँ, बिल्कुल। उसको मिनिमम वेज दोगे। हाँ। उसको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में रजिस्टर करोगे। तो ये तीनों ही एक तरह से लेबर लॉज ही तो है। तो जिस दिन आपके जाने अनजाने में हम फॉलो लॉ ही कर रहे हैं, बस हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। आपको बस वो समझ नहीं थी, जानकारी नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है कि लेबर लॉ मुझ पे लागू नहीं होते हैं। लागू होते हैं। जब आप उसको 7 तारीख को तनख्वाह दे देते हो तो पेमेंट ऑफ वेजेस लागू हो जाता है। जब आप उसको नियुक्ति पत्र दे देते हो, अपॉइंटमेंट लेटर देते हो, तो पेमेंट ऑफ वेजेस दे देते हो। अगर मिनिमम वेज दे रहे हो तो मिनिमम वेज एक्ट लागू हो जाता है। तो लागू तो भाई एक आदमी होता है तो भी हो जाता है, लेबर लॉ तो एप्लीकेबल हो जाता है उस कंपनी में। तो ये बड़ा एक फंडा चलता है कि भाई ESI, PF, ग्रेजुइटी, फंड्स, बोनस, ये सब चीज़ जो है ये तब होते हैं जब मैं 10 एम्प्लॉय से ऊपर हूँ। तो लाला जी क्या करते हैं कि अपनी कंपनी में रिकॉर्ड तो रखते हैं 9 लोगों का, और जाके अगर फैक्ट्री देखो तो पता लगता है 100-150 लोग काम करते होंगे। तो लाला जी कहते हैं हमारे ऊपर कोई एप्लीकेबल नहीं होता, 9 लोगों के पैसे तो हम वाइट में देते हैं और बाकी सबको कच्चे में निपटा देते हैं। तो क्या लफड़ा पड़ सकता है उनकी लाइफ में, और क्या उनको भुगतान करना पड़ जाएगा और कितना हरासमेंट उनका हो जाएगा जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं। थोड़ा सा इसके बारे में जी, क्या है जो मेजर जो है ना लेबर लॉज है, जैसे ESI, ग्रेचुटी, ये फैक्ट्री एक्ट, ये सारे लागू होते हैं जब आपके पास 10 या उससे ज़्यादा आदमी होते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने एक मिथ क्रिएट कर दी कि अपनी किताबों में 10 आदमी दिखाओ ही मत, तो ये लेबर लॉज आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। बट असल में तो उनके यहाँ काम कर रहे हैं ना वो लोग। भगवान ना करे किसी एक आदमी के साथ दुर्घटना हो जाए जो उस किताबों में नहीं है, कच्चे में है, और उस दिन तक इंस्पेक्टर भी नहीं आया जो ये आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई तुम्हारे सारे लोग लड़के रोल्स पे होने चाहिए। उस सर्कमस्टांसेस में जो उस एम्प्लॉयर की हरासमेंट होती है, जो उसको पुलिस वालों के साथ परेशानी होती है, जो एम्प्लॉय के फैमिली वाले होते हैं, और जो वर्कमैन कंपनसेशन में उसको कंपनसेशन देना पड़ता है, सर वो 9 आदमी इतना कंट्रीब्यूशन नहीं देता जितना उन 31 के बदले का लॉस देना पड़ जाता है। एक डर रहता है ना एक एम्प्लॉयर के मन में कि जैसे ही मैंने इसको सिस्टमाइज किया, इसको सिस्टम ओरिएंटेड बनाया, कंप्लायंसेस को फॉलो करना शुरू किया, दुनिया भर के डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर आ जाएंगे। ESI वाला अलग, PF वाला अलग, ग्रेजुइटी वाला अलग, लेबर यूनियन वाले कॉन्टैक्ट कर लेंगे, कहीं ना कहीं मिला के उसकी फैक्ट्री को एक तरह से कब्जा लेंगे। बेचारे तू माल क्या बना रहा है, अरे तू हमारे लिए पैसे कमा रहा है। ये भी ना अमित जी मैं बताऊंगा, एक दिमाग में मिथ है। अगर ऐसा ही होता तो जितने भी इंडस्ट्रीज में 400 500 आदमी भी काम कर रहे हैं तो वो भी तो कंप्लायंसेस कर ही रहे हैं। कंप्लायंसेस इतने मुश्किल नहीं है जितने मुश्किल हमें लगते हैं, बल्कि अगर हम ज़्यादा कंप्लायंस हो जाएंगे तो आपकी किताबों में खर्चा दिखाने को मिलेगा, एम्प्लॉई सोशल सिक्योर्ड फील करेगा,
उसे कोई भी फैसिलिटी चाहिए ईएसआई इलाज कराने की, और सबसे इम्पोर्टेंट उसका अट्रीशन रेट कम हो जाएगा, जिससे आपकी ग्रोथ दिन दुगनी चार चौगनी हो जाएगी। जी, यहाँ सर एक प्रश्न ये आता है कि जो स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर है, अभी तो उसकी फाइट ना 3 लोगों से है। एक तो खुद से कि बिजनेस में सर्वाइव कैसे करे, क्योंकि सेल्स इतना वॉल्यूम बढ़ानी है। दूसरा, ब्रांड बिल्डिंग वो कर नहीं पा रहा, मार्केटिंग कर नहीं रहा, तो उसकी फाइट अपने से ऊपर वाले से है। ऊपर वाला उसको पनपने नहीं देता, क्योंकि उसके प्राइस भी अच्छे हैं, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, वो कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में मार्केटिंग भी अच्छी कर रहा है, उसका ब्रांड बना हुआ है। दूसरा, नीचे वाले लोग जो ना तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं, ना किसी तरह का कोई टैक्स देते हैं, वो भी उसको नहीं पनपने देते, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ चली जाती है सारी, या जो वो खुद लेबर काम करना शुरू कर देती है। तो ऐसे में एक बिजनेस ओनर जब आगे बढ़ता है तो चैलेंजेस उसकी लाइफ में ज़्यादा होते हैं, ऊपर से आते हैं सारे डिपार्टमेंट। तो मेरा अगला जो प्रश्न आपसे होने वाला है वो इसी बात से संबंधित है कि चलो जैसे तैसे करके एक बिजनेस ओनर ने ये मन बना भी लिया कि भाई ठीक है यार, मेरे 10 एम्प्लॉय से ज़्यादा हैं और अब मैं इन सबको ऑन रिकॉर्ड लेके आता हूँ और जो भी कंप्लाइंसेज है वो भी करता हूँ, तो कितना ऑन एन एवरेज 10 एम्प्लॉय पर हर महीने उसका खर्चा बढ़ जाने वाला है, और कितने कंप्लाइंसेस को पूरा करने के लिए कितने स्टाफ और रखने पड़ेंगे? जी, कंप्लायंसेस करने के लिए तो कोई स्टाफ रखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इतना आसान प्रोसेस है ईएसआई और पीएफ की कैलकुलेशन का, जो पीएफ डिपार्टमेंट और ईएसआई डिपार्टमेंट फैसिलिटेट करता है। इजीली उनकी पोर्टल पर जाइए, वहाँ चेक कर सकते हैं। कोई भी सिंपल लेबर लॉ एडवाइज़र से आप पूछेंगे, वो भी आपकी करके दे सकता है। तो कंप्लायंसेस की कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है अगर आप उसे आउटसोर्स कर देते हैं। जी। रही बात कि उसके ऊपर खर्चा कितना आता है एक एम्प्लॉय का अगर हम रखते हैं, तो फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय अगर हम 15,000 रुपये महीना का रखते हैं, तो 4% उस पर ईएसआई की कॉस्ट आती है, यानी 600 रुपये महीना। उसके अंदर 0.75% एम्प्लॉय को देना होता है, अच्छा। और 3.25% एम्प्लॉयर को देना होता है। उसके बदले में उसे बेपनाह एम्प्लॉय को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, और एम्प्लॉयर को भी एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि उसकी कोई हैरेसमेंट नहीं होगी अगर एम्प्लॉय के साथ कोई दुर्घटना हो गई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो सर अब मेरा पहला प्रश्न ये है आपसे इससे संबंधित, अभी क्या है कि वेजेस कोड का जो सिस्टम था ना, जितने भी डिपार्टमेंट थे बड़े पुराने ढर्रे पे चल रहे थे। करेक्ट। अब नया वेजेस कोड आ गया, ठीक। तो गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये समझाएं पहले कि भाई इतने कंप्लाइंसेस को सिंप्लीफाई किया है तो गवर्नमेंट चाहती क्या है? गवर्नमेंट ये चाहती है जनरेट हो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट। आज एम्प्लॉयमेंट तो जनरेटेड है, लेकिन वो बुक्स में नहीं है, जैसा आपने बताया, रिकॉर्डेड नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड पे नहीं है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट देके, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट अवेलेबल करा के, और एम्प्लॉयर को एजुकेट करके, और उसके हिसाब से लॉज को बना के, ताकि उसे ईज़ ऑफ कंप्लायंस हो जाए, इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाए, उसके डर का, उसके मन का भय खत्म हो जाए। इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है इस नए वेज कोड के तहत। ओके। अब सर जो एम्प्लॉय का सैलरी स्ट्रक्चर है करेक्ट। वो कैसे बनाना चाहिए ताकि एक एम्प्लॉयर को भी बेयर मिनिमम अमाउंट खर्च करना पड़े करेक्ट। और एम्प्लॉय को भी ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट हो जाए? जी, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए जो बेनिफिट है वो नए वेज कोड के अंदर वेज की डेफिनेशन में है कि क्या है वो आपको, डेफिनेशन? जी, तो वेज की डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि बेसिक प्लस डीए वो मिनिमम वेज जितना होना चाहिए। मैं एग्जांपल लेता हूँ इसका, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 रुपये है, करेक्ट। तो कितना उसका बेसिक पे होना चाहिए, कितना उसका डीए होना चाहिए? जी, अगर आपके स्टेट ने मिनिमम वेजेस मान लीजिए 15,000 रुपये रखे हुए हैं, तो 15,000 रुपये उसका बेसिक होना चाहिए, और जो बचा हुआ पैसा है वो हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस या किसी और रूप से दिया जा सकता है। ठीक है। इससे जब एम्प्लॉय छोड़ कर जाता है तो जितने भी कंपनसेशन देने होंगे वो बेसिक के ऊपर देने होंगे, तो इससे एम्प्लॉयर की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, और रही बात एम्प्लॉय को, उसको इन हैंड भी ज़्यादा मिलेगा। ओके। अच्छा, अब ये बात है कि कुछ लोग, जैसे मैंने आपको बताया, उनके मन में ये होता है कि भाई नंबर ऑफ एम्प्लॉय मेरे पास कम है तो मुझे रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है। कितने एम्प्लॉयज़ पर क्या क्या चीज़ एप्लीकेबल होती है? ईएसआई कब आता है, पीएफ कब आता है, ग्रेचुइटी कब आता है, बोनस कब आता है? थोड़ा इसका नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के डेटा के हिसाब से बताइए कि कब कब क्या एप्लीकेबल। बिल्कुल ठीक है जी, जैसे मैंने आपको बताया, अगर एक भी आदमी है आप पे तो मिनिमम वेज, हाँ, वेजेस आ गया, वो ये शॉप पेमेंट ऑफ वेज एस्टेब्लिशमेंट वगैरह एक्ट के ये अंदर में सारे आ गया। आ ही जाएंगे। अब आ जाइए, अगर आपके पास 10 आदमी हो जाते हैं तो आप पर, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग है तो आप पर फैक्ट्री एक्ट लागू हो जाएगा, जिसके अंदर आपको सेफ्टी, एम्प्लॉय की हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में ध्यान रखना है। अगर आपके पास 10 आदमी हो जाते हैं तो ईएसआई लागू हो जाएगा कि एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस उसके अंदर कवर हो जाता है। ना सिर्फ एम्प्लॉय, उसकी डिपेंडेंट फैमिली भी उसी ईएसआई कंट्रीब्यूशन के अंदर। कितना कंट्रीब्यूशन जाता है ईएसआई के लिए? जी, ईएसआई के अंदर 4% कंट्रीब्यूशन जमा होता है, मतलब जो भी उसकी बेसिक सैलरी है, जो सैलरी पेबल है, ग्रॉस सैलरी। जो नेट उसके हाथ में जानी है। हाँ, उस मतलब सैलरी जो 20,000 रुपए थे इसको हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, 15 + 5। हाँ, तो नए वेज टोटल कोड 20 पे जाएगी। नहीं, नए वेज कोड के तहत सिर्फ बेसिक सैलरी का 4%, बेसिक सैलरी का 4% और वो भी जितने दिन वो आया उसके नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे। अगर वो 20 दिन आया तो 15,000 रुपये जो 20 दिन के बने, उतनी वैल्यू के ऊपर
उसको ESI 4% देना होगा। अच्छा, ग्रेट। और सर फिर ये बाकी चीज़ें कब कंप्लाइंसेस आते हैं, जैसे आपने बताया ग्रेजुटी है, प्रोविडेंट फंड है। हाँ, तो मैंने जैसे बताया फैक्ट्री एक्ट, ESI और ग्रेचुटी, ये तीनों तो लागू हो जाते हैं जब आपके पास 10 या उससे ज़्यादा आदमी हो जाते हैं। अगर आपके पास 20 या उससे ज़्यादा आदमी हो जाते हैं तो बोनस एक्ट और ये PF? PF एक्ट लागू हो जाता है जी, प्रोविडेंट फंड एक्ट लागू हो मतलब जाता 20 से अगर कम है है। हाँ, तो सिर्फ ESI लागू होगा। ESI, ग्रेचुटी और फैक्ट्री एक्ट लागू होगा। ओके, ग्रेट। अब बड़े बहुत सारे बिजनेस ओनर का एक प्रश्न रहता है, ये प्रश्न एम्प्लॉयज़ का भी रहता है कि भाई अगर सर हम ऐसी कंपनी में गए जहाँ हमारा बेसिक सैलरी, DA, अलाउंसेज ये अलग अलग करके मिल रहा है, प्लस ESI लग रहा है, तो यहाँ तो हमारे पैसे कम हो जाएंगे। तो क्या पैसे अगर कम होते हैं तो कितने हो जाते हैं, और उसके बदले मिलने वाले लाभ क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ठीक है जी। देखिए, जब कोई एम्प्लॉय के ऊपर कंप्लायंसेस आती हैं तो एम्प्लॉय को इतना पैसा देना होता है और एम्प्लॉयर को इतना देना होता है, तो उसके कम नहीं होते हैं, उसके बदले में उसको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है जितने उसके कटे। फॉर एग्जाम्पल ESI के अंदर उसको 0.75% देना पड़ा। ये जो 0.75% एम्प्लॉय को देना भी पड़ता है, मतलब 10,000 में 75 रुपये हो गए। 75 रुपये देने होते हैं। उसके बदले में उस एम्प्लॉय को और उसकी डिपेंडेंट फैमिली को हॉस्पिटलाइजेशन, और अगर एम्प्लॉय के काम करते वक्त दुर्घटना हो जाए तो छुट्टियों के पैसे और दुर्घटना का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय है तो मैटरनिटी के 6 महीने की तनख्वाह और मैटरनिटी का पूरा इलाज। अच्छा, मतलब कोई लेडी वर्किंग है और उसके साथ अगर ESI उसको मिल रहा है तो जब तक वो डिलीवरी करेगी बच्चे की, जी, उसका 6 महीने का तनख्वाह का जो प्रोविजन है मैटरनिटी एक्ट के अंदर, कितना बेसिक का, बेसिक सैलरी का जिस पे दिया गया है कंपनसेशन, हाँ, वो 6 महीने की तनख्वाह वो एम्प्लॉय को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी ESI डिपार्टमेंट देगा, अगर वो एम्प्लॉय ESI से रजिस्टर्ड होता है तो। और कितने दिन में वो रिलीज कर देते हैं पैसा? बहुत जल्दी, जैसे ही उसकी डिलीवरी होती है उसके साथ साथ उसके विदिन 2 मंथ्स उसको पैसा मिल जाता है एम्प्लॉय को। ओके, बहुत आसान तरीका है, बहुत कन्वीनियंट है। दिमाग में बस हमारे डर लगा हुआ है कि ये चीज़ें नहीं मिल सकती है। अमित जी, बहुत सिंप्लीफाइड और सारा डिजिटलाइज हो चुका है। आज की डेट में ESI कार्ड और फैमिली डिटेल्स सारा डिजिटलाइज ऑनलाइन अपलोड होता है। कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई ऐसा हेरा फेरी का चांस नहीं है। मतलब अमाउंट जो उसके पास से कम हुआ वो बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल, मिलने वाली जो फैसिलिटीज है बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है। अब करोड़ों कई बार- रुपए के इलाज, अमित जी, करोड़ों रुपए के इलाज, बहुत मात्र क्या कंट्रीब्यूशन दिया होगा उसने। जबकि अगर मान लीजिए ESI के पास एक फैसिलिटी नहीं है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइवेटाइज कराते हैं उसको। अच्छा जी हाँ। सपोज किसी के पास ऑर्थोपेडिक सर्जन उस तरह का नहीं है कि वो उस बोन को ठीक कर सकता है तो उसको वो ESI वाले प्राइवेट करा के प्राइवेट करा के देंगे। उसका खर्चा कौन बियर करेगा? ESI डिपार्टमेंट। ESI डिपार्टमेंट बियर करेगा। अगर विदेश में भी होगा तो विदेश में भी उस इलाज को करवाया जाएगा। ESI के अंदर विदेश में भी इलाज होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट विदेश से करवाया जाएगा एम्प्लॉय का। सर, ये तो बात रही फैसिलिटीज़ की। अब जो प्रश्न है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एक बिजनेस ओनर अच्छे से बिजनेस को एस्टेब्लिश करता है, एम्प्लॉयज़ को भी हायर करता है, वो ये सोचता है यार ये बंदा पता नहीं कितने दिन काम करेगा, इसको मैं अपॉइंटमेंट लेटर क्यों दूँ, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर एक तरह का प्रूफ हो गया कि भाई मैं इस कंपनी में काम करता हूँ। जब वो जाता है तो टर्मिनेशन या रिजाइन लेटर होता है उसके पास में। तो क्या लाला जी को अपॉइंटमेंट लेटर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये बहुत बढ़िया बात पूछी भाई आपने। एक्चुअली क्या है, हम लोग ना यही सोचते हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया तो ये मेरा पक्का हो गया। ये दिमाग में एक मिसकंसेप्शन चल रहा है सबके। सर, अपॉइंटमेंट लेटर देने से एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय को दोनों को फ़ायदा है। अगर मैं एम्प्लॉयर की बात करूं तो एम्प्लॉयर को उसके अंदर सारे वो टर्म एंड कंडीशन डिफाइन कर सकता है कि किन किन बातों से अगर हमारे को अलग होना पड़ा तो हमारे ये कंपनी के टर्म एंड क्लॉजेज हैं जिनकी वजह से आपको इन्हें फॉलो करना है। सर, एक छोटा सा आप कोई सामान भी लेते हो उसका भी तो एग्रीमेंट बनता है ना, उसका भी बिल बनता है। तो आप एक एम्प्लॉयर जब आप एक साथ जुड़ रहे हो तो उसका एंगेजमेंट लेटर होना चाहिए जिसमें प्रॉपर टर्म एंड क्लॉजेज होने चाहिए कि एम्प्लॉय का क्या नाम है, क्या उसकी फैमिली डिटेल्स है, क्या उसकी डेजिग्नेशन है, कितने रुपए महीना उसे मिलेगा, उसका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, अगर कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कितनी छुट्टियां मिलेगी उसे, क्या क्या फैसिलिटी कंपनी में मिलेगी। ये सारे अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर ड्राफ्ट होना चाहिए ताकि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर किसी भी डिस्प्यूट के दौरान उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करके अपने आप को दोनों सेफ गार्ड कर सकें। क्या ऐसा तो नहीं कि लेबर डिपार्टमेंट है तो उसका मतलब नाम ही ऐसा है, जैसे कंज्यूमर कोर्ट होता है तो वो कंज्यूमर का वो फेवर करती consumer है। का फेवरेबल होता है, ये माना जाता है, ऐसा होता नहीं है जी। लेकिन कंज्यूमर ये सोचता है तो मेरे लिए कोर्ट बना हुआ है, अब मैं तो चाहूँ तो जो मर्जी कर लूँगा। ऐसी लेबर डिपार्टमेंट है कि जैसे लेबर सोचती है ना मेरे डिपार्टमेंट में तो एक परमानेंट एम्प्लॉई हूँ, करेक्ट, मैं इसकी तो ऐसी कर दूंगा मालिक की। नहीं ऐसा लेबर यूनियन भी होती है उसके साथ में। तो क्या होता है ये सारा सिस्टम, थोड़ा बताएं। क्या होता है सर, ये हमारे दिमाग में क्या है, सदियों से ना लेबर एक्सप्लॉयट होती थी तो इसलिए इसका नाम लेबर लॉ बन गया।
लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिससे एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट को भी सेफगार्ड किया जाता है। जनरली शुरू से ये सोचा गया है कि अगर एम्प्लॉयर है तो वो एक्सप्लॉइट ही कर रहा होगा और एम्प्लॉई है तो एक्सप्लॉइट ही हो रहा होगा। हाँ। नहीं लेकिन अब उल्टा हो गया है, अब एम्प्लॉय एक्सप्लॉइट कर जी, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो जब वो लेबर कोर्ट में केस करता है और आपके पास अगर अपॉइंटमेंट लेटर है, अगर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के डॉक्यूमेंट साइन है, अगर उसका प्रॉपर रेजिग्नेशन है, अगर उसकी प्रॉपर कंपनसेशन दिया हुआ है, तो वो कहीं पे भी स्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि जो आपका असिस्टेंट लेबर कमिश्नर या जॉइंट लेबर कमिश्नर है वो दोनों मुद्दों को सुनता है और उसके बाद ये डिसाइड करता है कि कौन सही है और कौन गलत। इसका मतलब ये बिल्कुल प्रमाणित बात हो गई कि लेबर लॉ होने से वो लेबर का फेवरेबल नहीं है, वो न्यूट्रल काम करेगा। वो बिल्कुल न्यूट्रल काम एम्प्लॉयर करेगा और एम्प्लॉय दोनों के पक्ष को, दोनों को सुना जाएगा और जिसके पास सही डॉक्यूमेंट, सही चीज़ें आधार पर होंगी, हाँ। उसकी बात मानी जाएगी। तो अगर एम्प्लॉय के पास उसका अपॉइंटमेंट लेटर होता है तो उसके लिए भी फ़ायदा है, और एम्प्लॉयर के पास भी अगर फ़ायदा है अगर उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर होता है तो अपॉइंटमेंट की बात तो आपने बता दी कि भाई अपॉइंट करेंगे तो अपॉइंटमेंट लेटर दो। अभी कई बार क्या होता है, किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट किया, आप उसको दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ भी दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि आप ऑर्गेनाइज तरीके से दे रहे हैं। एक दूसरा बंदा उसको ऑफर करता है, यार तेरी सैलरी 20,000 रुपये है, ठीक है, सब कुछ कट कटा के तेरे हाथ में मान लो 18,000 रुपये आते हैं, मैं कुछ भी नहीं काटूंगा और तुझे 22,000 रुपये दूंगा। वो 7 तारीख को तनख्वाह लेता है और 8 तारीख को आना बंद कर देता है, और आपको जो कारण बताता है ना, कहते जो गांव में मेरी दादी बीमार है, मैं 15 दिन के लिए गांव जा रहा हूँ। आपको छोड़कर आपकी कंपनी में सबको पता होता है कि ये अब नहीं आएगा, करेक्ट। लेकिन वो आपको लटकाए रखता है 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसे कंप्लाइंसेस का कि हमने इतना सिस्टम बनाया, सब कुछ दिया, उसको ESI दिया, PF दिया, उसके लिए सारी फैसिलिटी की, उसके घर बार का सब ध्यान रखा, और अंत में वो धोखा दे के चला जाता है। हमारे इंडस्ट्रियल लॉ में इसको ये बोलते हैं जी, 7 को पगार और 8 को फरार। ओके। तो 7 को पगार आई, 8 को फरार हो गया। जी। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होता उस लड़के का जिसके अंदर आपने ये लिखा होता कि अगर आप नौकरी छोड़ेंगे तो आपको 1 मंथ नोटिस देना है, तो आप उससे वो पैसा रिकवर कर सकते हो थ्रू सिविल सूट। आप एक छोटी सी लेटर उसको भेजेंगे कि ये वार्निंग लेटर है कि आप बिना बताए छुट्टियों पे चले गए हो, जिसकी वजह से कंपनी को इतना नुकसान हो रहा है, और आपने अगर नौकरी छोड़नी है तो आपको 1 महीने का तनख्वाह देनी है, या तो आप वो 1 महीने का नोटिस हमारे पास जमा करा दो, वरना आपको कोर्ट में हम इसके बारे में सूट फाइल करेंगे। तो इससे ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो या तो नौकरी पर वापस आ जाते हैं, या वो 1 महीने का कंपनसेशन दे देते हैं, जिस पैसे से आप नया एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं। देखिए, चूँकि बंधुआ मजदूर तो आप रख नहीं सकते कि आप किसी को जोड़ के रख लें कि तुझे करना ही है, बट हाँ, अगर वो 1 महीने के पैसे दे देता है आपको, और जो कि आपके टर्म एंड कंडीशन में भी लिखा हुआ है, तो सेपरेट होने में कोई एतराज़ नहीं है। जी। अच्छा, ये जो ग्रेचुटी और PF आपने बताया, हम्म, ये किस सैलरी वेजेस के एम्प्लॉयज़ पर एप्लीकेबल होता है, कब कब दिया जाता है, और इसका बेनिफिट एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय को क्या है? बहुत बढ़िया सर। ग्रेचुटी जो है वो 10 या उससे ज़्यादा आदमी जब कंपनी में हो जाते हैं तो उस पर लागू हो जाता है। कितना % होता है ग्रेचुटी? जी, और ये उन लोगों को दिया जाता है जिन लोगों को 5 साल या उससे ज़्यादा पूरे हो जाते हैं। अच्छा। अगर कोई एम्प्लॉय आपकी कंपनी में 5 साल या उससे ज़्यादा काम करता है तो उसके लिए वो ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। मतलब अगर हमने किसी को आज हायर किया है तो अभी उसके ऊपर ग्रेचुटी एप्लीकेबल नहीं होगा? नहीं। अगले 5 साल बाद होगा? 5 साल बाद वो एलिजिबल बनेगा ग्रेचुटी लेने के लिए। ये क्या है, ग्रेचुटी है क्या? ये रिवार्ड ऑफ सर्विस एंड रिवार्ड ऑफ लॉयल्टी है। ये एक रिवार्ड ऑफ लॉयल्टी है। उस लड़के को 5 साल उसने आपके यहाँ अपना खून पसीना दिया, उसके बदले उसे कुछ छोटी सी अमाउंट देनी है कि भाई मैं 5 साल इस कंपनी को सर्व किया या उससे ज़्यादा सर्व किया। तो क्या पैसे देने होते हैं जी, उसकी क्या कैलकुलेशन है? 15 डिवाइड बाई 26 मल्टीप्लाई बाय लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर वर्क। तो सिर्फ ये इतने ऊपर करते हैं, मोटा मोटी 1 साल के ऊपर 15 दिन के पैसे देने होते हैं। अच्छा, जो तो लास्ट बोनस ड्रॉन वैसे है, भी देते हैं? बोनस जब एक दिवाली अलग आती एक्ट हो है, गया। अच्छा वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। बोनस एक्ट एक अलग एक्ट हो ग्रेचुटी गया। से अलग हो गया। ग्रेचुटी एक्ट का अलग हो गया। ग्रेचुटी तो होती है जब 5 साल पूरे कर लिए तो मेरे पास, आपको एक्यूमुलेट करना है अपने पास, अभी नहीं देना। ये पैसा तब देना है जब वो एम्प्लॉय नौकरी छोड़ता है। एक तरह से उसको जब वो बूढ़ा हो गया, मान लीजिए उसने 30 साल की नौकरी आपके यहाँ की, तो 30 साल बाद वो आपको यहाँ से छोड़कर जा रहा है, तो उसके पास तो कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं रहा। जी। या तो उसका वो जो एक्यूमुलेटेड प्रोविडेंट फंड है या तो वो मिलेगा, या उससे जो आने वाली पेंशन वो मिलेगी, या जो आप उसको उसकी लॉयल्टी, जो उसने खून पसीना दिया आपके यहाँ 30 साल, तो लगभग 15 महीने की जो तनख्वाह बनेगी वो उसके जीवन के लिए उसको हेल्प करेगी। ओके। तो यहाँ पर एक प्रश्न और भी मेरा ये आता है कि ये तो बात रही कि जब एक कंपनी ने कंप्लाइंसेस को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, अब अगले 5 साल बाद वही एम्प्लॉय जब वो पुराना हो जाएगा तब उसको ग्रेचुटी मिलेगी और बाकी फैसिलिटीज़ मिलेगी जो आप बता रहे हैं 5 साल बाद मिलती है।
अगर कोई कंपनी पहले से है, अभी तक वो लेबर लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी अपनी कंपनी में, आज से उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, पर बंदे तो वो भी हैं जो 20-20 साल से उनके पास है। जी हाँ, लेकिन अगर वो 20 साल से भी पुराना एम्प्लॉई है और लेबर लॉज तो मैंने बताया ना डे 1 पर ही लागू हो जाता है, तो जिस दिन 10 आदमी हो गए थे उस दिन उसके पास ग्रेच्युटी एक्ट लागू हो गया था। अब उसने 20 साल भी जॉब की होगी तो उसे लगभग 10 महीने के पैसे उसके ग्रेच्युटी के देने होंगे जब वो एम्प्लॉई नौकरी छोड़कर जाएगा। ओके, तो मतलब अगर वो कई बार ये भी होता है कि भाई एम्प्लॉयर है, उसने आज चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है, तो पिछले 10 साल के बंदों के ना देकर वो कहता है जी आज ही से हमने कंपनी शुरू की है, आज ही से हमने काम करना शुरू किया और अब से ये मेरा एम्प्लॉई है, नया इसको एनरोल कर लेता है। ग्रेच्युटी नया एक्ट में अपॉइंटमेंट नहीं है लेटर दे दिया जी। अपॉइंटमेंट लेटर अगर नया दिया है तो एक तरह से उसकी अपॉइंटमेंट आज से मानी जाएगी, ये तो उसने मैनिपुलेट कर दिया रिकॉर्ड्स को। अच्छा, लेकिन अगर एक्चुअल वो 10 साल पुराना एम्प्लॉई है तो उसी डेट से, डेट ऑफ एक्चुअल इनकॉर्पोरेशन से या डेट ऑफ एक्चुअल अपॉइंटमेंट से ही उसको बेनिफिट मिलेगा अगर वो ग्रेच्युटी है। सर मेरे दिमाग में एक सवाल है, लोग ग्रेच्युटी से डरते क्यों हैं? साल में ग्रेच्युटी से नहीं डरते लोग, ईएसआई पीएफ से नहीं डरते लोग, डरते हैं डिपार्टमेंट से। सर वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ना ईएसआई से डरना है, ना पीएफ से डरना है, ना ग्रेच्युटी से डरना है। ये सारे के सारे एक्ट एम्प्लॉयर के फायदे के लिए हैं। जब आप, एक बात बताइए, एक एम्प्लॉय को रखा और वो 4 दिन में छोड़कर चला गया तो सारी ट्रेनिंग दोबारा दोगे नए लड़के को, फिर वो 6 महीने किया फिर छोड़ के चला गया, फिर एक और नए लड़के को ट्रेनिंग दोगे। अगर आप ये सारी फैसिलिटीज़ देते हैं तो क्या उसका भविष्य सुरक्षित है या नहीं है? हाँ बिल्कुल है। क्या उसका विजन क्लियर है कि अगर मैं आज यहाँ काम कर रहा हूँ 5 साल बाद मैं यहाँ आऊँगा, 10 साल बाद मैं यहाँ आऊँगा, तो क्या आपका अट्रिशन रेट कम होगा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपका अट्रिशन रेट कम होता है तो क्या, अगर साल में 15 दिन के पैसे देने पड़ रहे हैं एक एम्प्लॉय को, क्या भारी है सर? 1 महीने पे 1 दिन के पैसे देने पड़ रहे हैं, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। अगर एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए अगर आप सोचते हैं तो आपकी कंपनी की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा विश्वास है। ओके, ग्रेट। अब ये सारा का सारा जो आपने भी बताया प्रारूप करने के लिए एक व्यापार में, ये सारा का सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कितने दिन का है, इसकी क्या कॉस्ट आती है, क्या कंप्लाइंसेस पूरे करने पड़ते हैं, किस तरह के लोग हायर करने पड़ते हैं, और क्या ये काम आउटसोर्स भी किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। करेक्ट अमित जी, जितने भी ये लेबर लॉज है ये ज़्यादातर कोई फीस नहीं लगती किसी भी रजिस्ट्रेशन की, ओके, मात्र 200-250 रुपये अगर फैक्ट्री एक्ट में लगते हैं तो लगते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर एक्ट्स के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। अगर आपसे कोई रजिस्ट्रेशन फीस ले रहा है तो वो गलत ले रहा है। कंसल्टेशन फीस ले सकता है, रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है, ना ईएसआई में ना पीएफ में। ठीक है, ऑनलाइन प्रोसेस है, चंद कुछ विशेष डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, बड़े सिंपल। आपका जीएसटी नंबर, आपकी कंपनी का कैंसिल चेक, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, डायरेक्टर्स के आधार, पैन, ये सिंपल डॉक्यूमेंट और लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। जब आप ये अपलोड कर देते हैं तो रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। 20 से 25 मिनट का प्रोसेस है, ओटीपी बेस्ड प्रोसेस है। आपके पास ओटीपी आएगा, अपलोड करेंगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रक्रिया है। ग्रेट, आपका अगला क्वेश्चन था कि जब ये आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो इसकी कंप्लायंस कॉस्ट क्या होती है? जी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के हिसाब से और टोटल वेजेस के हिसाब से उसके अलग अलग स्लैब्स हैं, उसके अलग अलग परसेंटेज है। ईपीएफ का जैसे 12% एम्प्लॉय का, 13% एम्प्लॉयर का। ईएसआई का 4% टोटल होता है, 0.75% एम्प्लॉय का, 3.25% एम्प्लॉयर का। ये जमा कराना होता है और ये भी ऑनलाइन प्रोसेस आप किसी फैसिलिटेटर या एडवाइज़र से भी करवा सकते हैं या इन हाउस भी करवा लेते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है। एक सिंपल पेरोल का सॉफ्टवेयर खरीद के आप इन हाउस भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने। ग्रेट। अगर सर इन सारे कंप्लाइंसेस को पूरा करने के लिए लेबर लॉ इंडिया एंड एसोसिएट्स को कांटेक्ट करना हो तो क्या प्रोसीजर है और क्या सर्विसेज आप बिजनेस ओनर्स को देते हैं? जी हाँ, हमारी कंपनी लगभग 25 सालों से इसी प्रोफेशन में है। मैन्युफैक्चरर से लेकर सर्विस इंडस्ट्री, एजुकेशन, हॉस्पिटल, कोई भी इंडस्ट्री है जिन पर लेबर लॉज एप्लीकेबल है, उन सभी इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम ये सारी सर्विसेज यानी ऑन बोर्ड से ऑफ बोर्ड तक, अपॉइंटमेंट से रेजिग्नेशन तक सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर सारे रजिस्ट्रेशन, सारी कंप्लायंसेस, सारे टाइमली ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन, ऑन टाइम कंप्लायंस करने का हमारा रिकॉर्ड है। और कोई नोटिस वगैरह आ गए, कोई इंस्पेक्टर आपको हरास कर रहा है, ये सारी चीज़ों को हम एड्रेस करते हैं कि आपको कोई हरासमेंट फील ना हो। कोई एम्प्लॉयज़ आपको परेशान कर रहे हैं तो उन्हें वार्निंग लेटर कैसे देने हैं, वो फॉर्मेट्स हम आपको बताते हैं। और इसके लिए डिपेंड करता है कि क्या आपका स्कोप ऑफ वर्क हमें दे रहे हैं, उसके बेसिस पे कंसल्टेशन फीस डिसाइड होती है, जो बहुत नॉमिनल होती है, जो ईजी टू बियर होती है। तो दोस्तों आज हमने आशीष बंसल जी से बहुत सारी बातों को जाना, समझा। जानना और समझना एक बात है, लेकिन रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना दूसरी बात है। अगर सच में आप अपने बिजनेस में अपार सफलता हासिल करना चाहते हैं, ग्रोथ और सक्सेस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी कंपनी भी हज़ारों करोड़ की कंपनी बने, तो आपको ये नियम फॉलो करने ही पड़ेंगे।
आपके मन में यदि कोई भी प्रश्न है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं और हमारी टीम और साथ में आशीष सर उसको आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी पर्सनल ग्रोथ के बारे में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी और मेरे साथ थे आशीष सर। हम दोनों मिलकर आपके सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।